guys, welcome back to my channel. So today we will do Indian economy on the eve of independence. Last chapter will be over today. Now, we will first revise the earlier one and then move forward. So first हमने क्या पढ़ा था कि रॉबर्ट क्लिफ ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड एंड दी ये सिराजुद्दौला बंगाल, ठीक है, बंगाल का नवाब। तो जब ये रॉबर्ट क्लिफ और जो सिराजुद्दौला के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, टैक्स फ्री एग्रीमेंट, तो अब ये जो रॉबर्ट क्लिफ का इसका एडवांटेज उठा रहा था, तो वो एडवांटेज उठाते उठाते उसने कुछ फिशी चीज़ कर दी। तो इसको लगा कि कुछ गड़बड़ है गया, ऐसे कुछ उसने बोला। तो उसने अपने साथियों को लेके आया, उसको रॉबर्ट क्लिफ को मार मुर के चला गया, ठीक है। अब उसको लगा कि अब इसका एक कमांडर था, सिराजुद्दौला का कमांडर कौन था? मीर जफर इसका एक कमांडर था। वो चाहता था कि उसको भी नवाब बनना है बंगाल का, तो उसके रहते सिराजुद्दौला के रहते तो वो नहीं बन सकता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के उसने रॉबर्ट क्लिफ ने क्या किया, उसको बोला कि तुमको मैं नवाब बना दूंगा, बस तुम हमारी टीम में आ जाओ, ठीक है। तो वो आ गया, उनकी टीम में आ गया। अब एक बैटल हुई इन 1757, बैटल ऑफ प्लासी हुई 757 में, ठीक है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लिफ ने क्या किया, तो जब साइन हुआ तो ये अब मीर जफर जो था उसको नवाब बनना था, ठीक है, वो आ गया इसकी टीम। तो एक बैटल हुई, वो बैटल 757 में हुई, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। तो वो बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, तो वो बैटल ऑफ प्लासी था 757 में, जो फॉट किया गया था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दी सिराजुद्दौला, ठीक है। तो अब जो मीर जफर था वो तो नवाब बन गया, पर वो मतलब ब्रिटिश राइज होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, पर भी वो उनके हाथ का पपेट था एक तरह से, जो वो बोलते थे वही मानता था, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। तो ये था। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो बेसिक पर्पस जो ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, उस बेसिक पर्पस क्या था। तो द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश टू यूज करने के लिए, द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी का डेवलपमेंट चाहते थे, तभी उन्होंने यूज किया इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की कोई भलाई नहीं चाहते थे, वो सब ब्रिटिशर्स का चाहते थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लो लेवल ऑफ इकोनॉमी, क्या पढ़ा था, फिर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा कि जो सोल पर्पस था वो यही था कि रॉ मटेरियल तो हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में, और जो सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इज टू मतलब कि ये था कि इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री, उनको रिड्यूस करना था, टू रिड्यूस द कंट्री ऑफ बीइंग। तो हमने इंट्रोडक्शन में यही पढ़ा था कि 15 अगस्त 1947 में हमारा इंडिया को अटेन इंडिपेंडेंस, और बेसिक पर्पस तो यही था कि इंडियन इकोनॉमी को लेना एज अ फीडर इकोनॉमी, और फिर अपने ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करना, ठीक है। और ये भी था कि जो अब जैसे हम पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तो हम एक अच्छी वो थे, मतलब हैंडीक्राफ्ट हमारा अच्छा था, सब अच्छा था। तो इनका मेन पर्पस था कि वो हमसे इंडियन से रॉ मटेरियल्स ले और वहाँ पे ब्रिटिशर्स पे मतलब ब्रिटिश में अपनी इंडस्ट्रीज खोले, वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बनाए और फिर यहाँ पे दे दे। तो ऐसा ही चलता था। मेन पर्पस यही था कि रॉ मटेरियल यहाँ से जाए, और रॉ मटेरियल गया यहाँ से, वहाँ से फिनिश गुड्स होकर यहाँ पे आएगा और वो हायर रेट्स में बेचेंगे। तो सोल रीज़न उनका यही था। तो हमने फिर ये पढ़ा था कि
लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक, हाँ फिर हमने पढ़ा था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के अंदर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ? पहली बात, अब हम पहले बिफोर देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के पहले आने से पहले क्या क्या था। तो सॉरी, सो तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या क्या था? तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी, वर्ल्ड फेमस थी, ठीक है। अब हम मतलब जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो रहा था। और हाँ यही था। और हाँ, सिल्क टेक्सटाइल्स और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स हमारे इंडिया में पाए जाते थे। सिल्क से साड़ी बनती थी, हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था। तो ये बिफोर था कि इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी, इंडियन इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी। तो ये बिफोर था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये सारा। अब जब ब्रिटिशर्स आए, तो जब ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने क्या किया? तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको मतलब उनको यही था कि मैंने सोल पर्पस तो बता दिया कि रॉ मटेरियल हम इंडियंस को रॉ मटेरियल्स ब्रिटिश को देना है, तो ब्रिटिश फिनिश गुड्स बना के दे देगी। हाँ, तो फिर जब ब्रिटिशर्स आए अपनी उसमें, तो द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian government. तो मतलब इसका मतलब है कि वो ब्रिटिशर्स जब आए अपनी कंट्री में, तो वो अपनी भलाई चाहते थे, ना कि हमारी। वो उनकी जो होम कंट्री है उधर सिर्फ ब्रिटिश इकोनॉमी को देख रहे थे, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं फीडर इकोनॉमी। वो फीडर इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी लेने आए थे और डेवलप कर रहे थे ब्रिटिश इकोनॉमी, ठीक है। सो ये तो जैसे कुछ लोग आए, जैसे दादा भाई नरोजी, विलियम डिब्बाई और वो वी राव और आर.सी. देसाई, फिंडले शिराज, ये 5 लोग जो थे, इन्होंने अपनी कैलकुलेशन की। जब ये पढ़ा उन्होंने, तो जब उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की, तो जब इन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की, तो सबसे नेशनल और पर कैपिटा इनकम सबसे जो क्लोजेस्ट है या बोल लो सेटिस्फैक्ट्री है, वो था वी के आर वी राव साहब का। तो वो था सेटिस्फैक्ट्री पार्ट। और जो अपना और जो पर कैपिटा आउटपुट था, वो वॉज लेस देन 2% एंड 0.5% से लेस अपना पर कैपिटा इनकम था, ठीक है। तो ये वी राव साहब ने दिया था, इसके आसपास ही उन्होंने अपना कैलकुलेशन दिया था, यही मोस्ट सिग्निफिकेंट था। तो अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने पढ़ा था कि इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन। एग्रेरियन मतलब कनेक्टेड टू द फार्मर्स, फार्मर से कनेक्ट करके फार्मर से लैंड लिया। तो मीन्स हम ये देख रहे हैं कि 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और जो 25% है वो दूसरे अदर वर्क कर रहे हैं, जैसे डेयरी और मतलब एग्रीकल्चर से हटकर, ठीक है। तो so about 85% of the country's population live mostly in villages and derive livelihood directly or indirectly from agriculture. Means ये जो 85% लोग हैं ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर however despite being the occupation of such a large population, द एग्रीकल्चर, तो इसमें हमने पहला पढ़ा था लैंड सेटलमेंट, जो जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स, फिर जमींदारी सिस्टम, फिर उसके बाद टेलर्स, फार्मर्स। तो जो फार्मर्स जो थे वो काम करते थे। फिर जो जब आए जमींदारी सिस्टम, तो ये थे जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिशर्स, देन जो then zamindars and then tillers, ठीक है। तो पहले थिलर जो फार्मर्स थे उनसे ये लोग पैसे मीन्स लगान रेंट लेते थे,
क्योंकि जो फार्मर्स थे, ये जमींदार के पास लैंड होती थी, तो ये जो फार्मर्स थे, ये जमींदार के पास जो लैंड होती थी वो उस पर काम करते थे, तो लगान इन द फॉर्म ऑफ रेंट वो लोग उनको पैसे देते थे। और ये नहीं था कि फिक्स था, जितने उनको पैसे चाहिए, जितने जमींदार को पैसे चाहिए वो ले लेते थे। देन फिर वो उसका 1/3 ब्रिटिशर्स को दे देते। उनको कोई मतलब नहीं था कि ये लोग जो फार्मर्स हैं उनके बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे, कुछ नहीं। वो अपना उनको अपने पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। और अगर ब्रिटिशर्स के पास जो थे पैसे नहीं पहुंचे, मतलब 1/3% उसका नहीं पहुंचा, तो ये लोग मतलब ये जमींदार अपने उससे मतलब अपनी राइट्स से हाथ धो बैठेंगे, मतलब इनकी जो राइट्स है वो छिन जाएंगी, मतलब इनकी जो लैंड्स, जो इनको पैसा मिला है या आया है या इन्होंने बचाया है, वो भी छिन जाएगा, मतलब राइट्स नहीं होगी। फिर फिर हमने देखा रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, अब रेवेन्यू सेटलमेंट में यही था कि एक फिक्स डेट सेट करते ही, फिक्स डेट सेट करते थे ये लोग, फिक्स्ड अमाउंट सेट करते थे कि फिर इस डेट पे इतना अमाउंट हमें मिलना चाहिए, तो वो इसको ही रेवेन्यू सेटलमेंट बोलते हैं। और इस ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि कि अगर इन्होंने 1/3% ही चूक गए ब्रिटिशर्स को देने से, तो ये अपने राइट्स खोद बैठेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने इनको मतलब इनको हमें सिखा दिया था कि बिजनेस कैसे करना है। तो इन्होंने अब उन ब्रिटिशर्स ने बोला, हाँ एक और बात, जो लैंड सेटलमेंट्स का जो वो दिया था जमींदारी सिस्टम, वो हम एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था 1793 में। किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में जमींदारी सिस्टम हमें दिया था। ठीक है, बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स। और इसमें ये था कि मतलब हाँ, अब हम पढ़ रहे सेकेंड, दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब ब्रिटिशर्स ने बोला था अब फूड क्रॉप्स मत ग्रो करो, अब ग्रो करो कैश क्रॉप्स। दैट इज कैश क्रॉप्स में मतलब कॉटन, सिल्क, जूट, ये सब आप ग्रो करो, इससे आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपको फूड क्रॉप्स में इतने पैसे नहीं मिलेंगे। और जब ये रॉ मटेरियल्स होते थे, तो ये रॉ मटेरियल्स जाते थे ब्रिटिश में, और वहाँ पे जाकर फिनिश गुड्स बनकर हमारे इधर आते थे, और ये हायर रेट्स पे बेचते थे। ठीक है, तो अब यहाँ इससे फेमाइन होने लगी, क्योंकि कोई वीट नहीं ग्रो कर रहा, कोई अनाज नहीं उगा रहा जिससे वो लोग अपना पेट भरते थे। और जो पैसा था वो तो जो जमींदार हैं और ब्रिटिशर्स ले लेते थे, तो उनसे भी कुछ नहीं होता था। तो इसलिए इससे फेमाइन आई, भुखमरी आई, लोग मरने लगे। ठीक है, तो इससे स्टार्वेशन हो गया। और डिस्पाइट हमारे पास एक लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन अच्छा नहीं था अपना, फ्लड आते थे, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न भी इतना अच्छा नहीं था, फ्लड आते थे, और ये लोग फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ मूव ऑन हो गए थे। तो इसलिए वीट और ये सब कोई उगा नहीं रहा था, तो इसलिए भुखमरी भी हो गई थी। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा लैंड सेटलमेंट, दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा हम पढ़ रहे लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लो लेवल था क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज थी, और फ्लड कंट्रोल था ही नहीं, और ज़्यादा लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत रिस्की मामला एग्रीकल्चर। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो गया था, क्योंकि कैश क्रॉप से वो सॉरी फूड क्रॉप से वो कैश क्रॉप्स पे आ गए थे, तो ऑब्वियसली लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन था। फिर फोर्थ हमने पढ़ा था स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। फोर्थ स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमने ये देखा था कि कोई भी इस एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, कोई बाहर वाला व्यक्ति इन्वेस्टमेंट में मतलब एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये बहुत रिस्की मामला है, और ये ऐसे चल रहा था, मतलब फेमाइन्स आ रही थी, भुखमरी आ रही थी, तो इसलिए अभी कोई नहीं कर रहा था। फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने देखा कि इंडिया के जो 75% लोग हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में है,
और 25% जो लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ है, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि इतना देखा था ना हमने, हाँ ठीक है, फिर इसमें जीडीपी और ये सब देखा हमने। ठीक है, फिर हाँ इसमें हमने देखा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया से रॉ मटेरियल्स ब्रिटिश में जाता था, जीरो टैरिफ, मतलब कोई टैक्स नहीं लगाता था, चीप रेट पे जाता था। कैश क्रॉप्स, कॉटन, जूट और सिल्क के फॉर्म में। फिर उसके बाद फिर वो ब्रिटिश जाता था और रॉ फिनिश्ड गुड्स के रूप में वो हमारे इंडिया में वापस आता था। जब वो इंडिया में वापस आ जाता है तो वो हायर रेट्स पे बिकता था। तो ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब पहला जो इंडिया से ब्रिटिश गया, तो टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, मॉडर्न ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। सेकंड था टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स of British industries in Indian market by higher prices, at higher prices. अब रीजंस क्या थे? रीजंस फॉर, मैंने आपको पहले बताया था कि जब ब्रिटिशर्स से आने से पहले हमारे उसमें मतलब हमारी कंट्री में हैंडीक्राफ्ट अच्छा था और हम वर्ल्ड में जाने जाते थे हैंडीक्राफ्ट के उससे। तो अब इसके रीजंस क्या थे कि जो हैंडीक्राफ्ट था वो डिक्लाइन हो गया। पहला कि जब यहाँ से इंडिया से कोई प्रोडक्ट बाहर जाता था, ब्रिटिश में नहीं, जैसे बंगाल जाता है, बेंगलुरु जाता है, कहीं जाता है, तो वहाँ पे उनको वो देना पड़ता था, टैरिफ देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो अब वहाँ पे जो बंदा बैठा है लेने के लिए, तो वो इतना, अगर वो 100 रुपए का सामान उसको 250 रुपीज में मिल रहा है तो वो नहीं लेगा। तो इसलिए इसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट बंद हो गया। तो क्या था, एज देयर वॉज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, एज देयर ये हुआ था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, यही थी जो मैंने आपको समझाया। तो एज देयर वॉज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, वो वहाँ पे एज देयर वॉज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश। देयर वॉज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट, वहाँ पे ब्रिटिश में देयर वॉज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। ब्रिटिश इंडस्ट्री से इंडिया आ सकता है, इंडिया से ब्रिटिश इंडस्ट्री में जा सकता है, उसमें जीरो टैरिफ। बट हैवी ड्यूटी, बहुत हैवी, मतलब ड्यूटी फ्री नहीं है, हैवी टैरिफ लगेगा। बट हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट कहीं और जाता है तो फिर टैरिफ देना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा था एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसमें हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ी थी। इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमने पढ़ा था। फिर आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होता है टूल्स, मशीन, वो हथौड़ा, एक्स और ये सब होता है। सो ये हमने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इसमें हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हमारे इंडिया में कोई इंडस्ट्री नहीं थी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अगर आपको कोई इंडस्ट्री बनानी है तो आपको हथौड़ा चाहिए होगा, आपको उसको बनाने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो वो नहीं था। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के समय में वो सब नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई इंडस्ट्री बने। अब इंडिया में अगर कोई इंडस्ट्री बन गई तो वहाँ की इंडस्ट्री बंद होनी पड़ेगी, क्योंकि अब यही रॉ मटेरियल बनेगा, यही फिनिश गुड्स बनेंगे और यहीं पे बेचा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो सब काम रुक जाएगा। वो जो ब्रिटिशर्स इकोनॉमी अपनी बढ़ाना चाहते हैं ना, उसका प्रमोशन करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, वो सब रुक जाता। तो इसलिए ये लोग ये चाहते थे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, to promote further industrialization in India. British rule did not pay any attention. मैंने ये बोला कि जो British rules थे वो did not pay any attention for the promotion, as they always wanted Indians to be dependent on British.
ब्रिटिश वो हमेशा चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश पे डिपेंडेंट हो अपने फिनिश्ड गुड्स के लिए, अपने खाना पीना सब के लिए। For the supply of capital goods and heavy equipments, capital goods हम सब उनसे ले, हम उन पे डिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट नहीं बन पाए। फिर हमने पढ़ा था लो लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी हमने पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल रहा। अब इकोनॉमी ही अपनी, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी है वो ही कम होती जा रही है और ब्रिटिश इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, वो प्रमोशन कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। तो अब जीडीपी क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, तो ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी और जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड रिमेन्ड वेरी स्मॉल, बहुत छोटी रह गई। फिर हमने पढ़ा था लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का भी कोई रोल नहीं है इसमें, ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और रेलवे कुछ इनके हाथों में, पब्लिक के उसमें कुछ कुछ था, रेलवेज था, कम्युनिकेशन था, पावर जनरेशन था, पोर्ट्स था एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फिर हमने पढ़ा था मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। तो जब इंडिपेंडेंस मिली तो मेनली कन्फाइंड टू, हमारा जो वो था मेनली कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट मिल्स एंड देयर प्रोसेस रिमेन्ड वेरी स्लो। जूट मिल्स और कॉटन टेक्सटाइल उसका प्रोसेस बहुत स्लो रह गया। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी वो मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस एंड वर लोकेटेड, वो लोकेटेड है द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। अब द जूट मिल्स, जो हम कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स डोमिनेटेड करते थे बाय इंडियन, और जो जूट मिल्स थी, जूट मिल्स वर डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स, वर मेनली कंसंट्रेटेड टू बंगाल। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो 1/3 जो जूट था वो बांग्लादेश में चला गया, ठीक है। अब द मेजर ब्रेक थ्रू वॉज सेटिंग, अब हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दैट इज टिस्को, वो आई थी द ईयर 1907 इन जमशेदपुर बिहार, वो 1907 जमशेदपुर बिहार में आई थी। a few other industries in the fields of sugar, फिर उसके बाद और इंडस्ट्रीज आती गई जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा ऑल्सो केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई ये सब। फिर फॉरेन ट्रेड हुआ, तो फॉरेन ट्रेड में जो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी था वो इंडियन थे और जो इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स था वो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स थे। फिर मोनोपोली और कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल था। मोर देन 2 of India's foreign trade was restricted to Britain, मतलब more than 2 of Indians foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed, and along with the few others, that is China, Sri Lanka, Iran. The opening of Suez Canal, you all know, in 1859 में खुला था, served as a direct route for the ships operating between India and Britain. ये कॉस्ट बचाता था और टाइम भी बचाता था। फिर हमने देखा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंडिया की वेल्थ कैसे ड्रेन हुई ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस, अब जो एक्सपेंसेस हम इनको देते थे तो ये लोग कहाँ कहाँ लगाते थे वो देखेंगे कि ये लोग लगाते थे पेमेंट्स में, जब इन्होंने ऑफिस सेटअप करके रखा था तो उसके मेंटेनेंस, उसके सब में वो पैसे जाते थे। colonial government to make payments, to make payments of for expenses incurred by an office was up by the colonial government in Britain. फिर to meet the expenses of war के expenses to meet the expenses of war fought by British government, or to improve invisible items, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक कंडीशन, तो डेमोग्राफिक कंडीशन में हमने ये देखा था कि पहला ऑफिशियल, डेमोग्राफिक मतलब एरिया, जियोग्राफिकल लोकेशन, तो ऑफिशियल सेंसस जो होती है वो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। फर्स्ट टाइम कब हुई थी, 1881, याद रखना एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है। एवरी 10 years में होती है, तो 1881 में हुई, 1891 में हुई, फिर 1901 में हुई,
फिर 1911 में हुई, फिर 1921 में हुई, फिर 1931 में हुई, 1941 में हुई, फिर 1951 में हुई। तो जो 1921 है उसको हम बोलते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? क्योंकि जब 1921 से पहले फर्स्ट फेज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो अनइवन थी, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था। फिर सेकेंड फेज से मतलब 1921 के बाद में हाई बर्थ रेट हुआ और डेथ रेट लो हुआ, मतलब लो डेथ रेट हुआ। अब जब ये पूछा व्हाई 1920 इज कॉल्ड द ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो हम ये लिखेंगे बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट फेज। तो इंडिया वाज इन द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद very high birth rate and very high death rate. The death rate fluctuated from year to year और 218 बच्चे मर रहे थे अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले ही वो मर रहे थे पर 1000 पे। ठीक है, तो वेरी हाई डेथ रेट था और वेरी हाई बर्थ रेट था। ठीक है, एंड द कॉन्सिक्वेंस द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्ड ऑलमोस्ट स्टेशनरी था। अब with the beginning of the decline of the death rate, the population of the country, अब population of the country entered in the second phase, मतलब after 1920। So the second phase transition began after 1921. From the year onwards, India's population never declined and recorded a consistent rise. Due to this reason, 1921 is called the year of Great Divide. ठीक है, समझ में आया? अब आता है ब्रिटिश रूल वॉज द मेन रीजन टू वर्सन द प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। जो ब्रिटिश रूल था वो मेन रीजन था टू वर्सन द प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। अब देखो डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल जो हम पढ़े थे, हम 1921 से पहले हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट पढ़ गए हमने। फिर उसके बाद एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, मतलब फीमेल जो थे वो लेस देन 7% भी लिटरेट नहीं थे। लेस देन 7% लोग ही जो फीमेल्स थे वो लिटरेट थे, जिनको रीड और राइट आना होता है, मतलब कि वो अपना नाम अच्छे से पढ़ सके और साइन कर सके, जैसे अंगूठा न लगा साइन कर सके और वो अपना नाम अच्छे से पढ़ सके, तो इसको लिटरेट बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि केरला में हुआ था, तो केरला में हुआ बताया था मैंने। फिर पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी वहाँ पे। तो 6 चीजें थी, दैट इज हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने ये सब रिवाइज कर लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हम अब शुरू करेंगे। सो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर जो होता है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस प्राइमरी, मतलब आपको पता है ना 3 सेक्टर्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये वही है, ऑक्यूपेशन सेक्टर रेफर्स टू दी distribution of working persons across primary, secondary and tertiary service sectors of the economy. So all the production units of an economy are grouped in the, अब ये 3 चीजें दी है देखो। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो it includes production units exploiting natural resources, like exploit करता है land, water, subsoil areas, assets, etc. For example, fishing, farming, etc. तो ये प्राइमरी गुड्स में, प्राइमरी सेक्टर में आता है फिशिंग, फार्मिंग और फिशिंग, फार्मिंग, ये सब किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। अब देखो टर्शियरी, अब आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? It includes production units which are engaged in transforming one good into another good. ठीक है, तो it includes production one good से another good तक,
मतलब जैसे प्राइमरी गुड्स से सामान आता है, जैसे रॉ मटेरियल आता है, प्राइमरी गुड्स से रॉ मटेरियल आता है, तो वो हम इसको सेकेंडरी सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी से आता है सेकेंडरी पे, तो पहले से आता है दूसरे पे, इसलिए हम इसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, ठीक है, तो इस पे फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनता है, जैसे रॉ मटेरियल कॉटन या सिल्क, सिल्क ले लो तो सिल्क से यहाँ पे साड़ीज बनती है, या प्राइमरी सेक्टर पे क्या बोलते हैं, टमाटर, 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 तो टमाटर से यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर पे केचप बनता है, तो ये फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस हो गया। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स which are engaged in transforming one good into another, into finished goods. फिर हम पढ़ते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में हमने क्या किया, इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स engaged in providing services, for example transportation, education, etc. जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो ये मैं सर्विस दे रही हूँ, तो दैट इज टर्शरी सेक्टर। अब जैसे मैंने आपको टमाटर का एग्जांपल दिया था कि टोमेटो प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल आया, जिससे सेकेंडरी सेक्टर में केचप बना, फिर केचप बनने के बाद टर्शरी सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसे अलग अलग शॉप्स पे। ठीक है, तो दैट इज टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। अब मेन इशू क्या था, तो मेन इशू ये था, हमने पढ़ लिया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अब जो मेन इशू था, the main issue in this historical event involves a significant conflict or transformation that affect many aspects of society. Different goods had their own perspective, अलग-अलग लोग के अपने-अपने perspectives होते हैं, and interest, which led to tensions and eventually major changes. Tensions से आ जाता है और major changes से आता है. This issues becomes a turning point that shaped the course of history. Course of history एक turning point बनाता है और एक course of history बनाता है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था कि द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद 75%। ये डैश है, मैं लगाना भूल गई। ठीक है, ठीक है, तो शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद 70 to 75%, the manufacturing and services sector accounted for 10% and 15 to 20% respectively. ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, मैंने आपको बताया था कि 70 to 75% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो वैसे ही यहाँ पे भी द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर दी, मतलब लार्जेस्ट शेयर वर्कफोर्स था इन एग्रीकल्चर में, 70 to 75% लोग थे। और दी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, अगर सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर में देखो तो 10 से 15 और 20% रिस्पेक्टिवली होंगे, पर जो एग्रीकल्चर में थे वो सबसे ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे। जैसे मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर सेक्टर में कि मतलब कि लोग 75% एग्रीकल्चर पे हैं और 25% लोग कहाँ हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। कुछ लोग चले गए होंगे तो फिर देखिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर आता है रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशंस में हमने देखा अनदर स्ट्राइकिंग इफेक्ट वाज द ग्रोइंग ऑफ रीजनल वेरिएशन।
रीजनल वेरिएशंस अनदर स्ट्राइकिंग इफेक्ट ये था कि जो स्टेट्स थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल जो थे ये witnessed a decline in so the states जो थे तमिलनाडु, देखो ये आपको याद रखने पड़ेगा, तो स्टेट्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल witnessed a decline in dependency depends on workforce on the agriculture. मतलब एग्रीकल्चर डिक्लाइन होने लगा था स्टेट्स में, कुछ कुछ स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तो इन स्टेट्स में जो एग्रीकल्चर था वो डिक्लाइन होने लगा था with the comments to rate increase in the manufacturing and service sector, और जो रेट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बढ़ गए थे, तो जो 75% लोग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे वो अब कहाँ मूव कर रहे थे, वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर पे मूव कर रहे थे, क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में जो एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंडेंट थे वो एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा था, तो वो अपना रोजी रोटी के लिए कुछ तो करेंगे ना, तो वो कहाँ शिफ्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चर का, बट कुछ कुछ एरियाज में राइज हुआ एग्रीकल्चर का। तो हाउएवर ड्यूरिंग द सेम टाइम, इसी टाइम पे, तो ड्यूरिंग द सेम टाइम there had been increase. So during the same time, there has been increase in some states in the share of workforce in agriculture. States like Odisha, Rajasthan और पंजाब, इन तीन स्टेट्स में एग्रीकल्चर का रोज हुआ, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में जो एग्रीकल्चर का वो डिक्लाइन हुआ। ठीक है, ये याद रखना है, ये आ सकता है। ठीक है, फिर आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम लेते हैं रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, चार चीजें। तो रोड्स में हम ये पढ़ते हैं, द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड्स। स्कैरसिटी ऑफ फंड्स के कारण इतनी रोड्स नहीं थी, रोड्स थी तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए थी, यहाँ से यहाँ लेके जाना, ये से इधर लेके आना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए थी, और वो ब्रिटिशर्स अपने लिए उन्होंने बनाया था, उनके फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, अब रेलवेज था, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने ये जो रेलवेज हैं ये सब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे इन इंडिया इन 1850, याद रखना पड़ेगा। So the most important contribution of the British rule was to introduce railway in India in 1850। 1850 पे जो उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस की थी इंडिया पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी, क्योंकि रेलवे नहीं था हमारे इंडिया में। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ मेजर्स फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, however their development was far from satisfaction। मतलब उन्होंने डेवलप किया पर वो फार फ्रॉम सेटिस्फैक्शन था, इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था वो, जिन्होंने इतना जब उन्होंने इतना पैसे लगाए पर वो इतना सेटिस्फैक्ट्री था नहीं उसमें। बोल सकते कि इतना गंदा पानी, या उसमें बोट नहीं चल रही, फिशेस नहीं, मतलब बोट नहीं चल पा रही अच्छे से, वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने मेजर्स तो उठाए पर वो फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री थी, इतना सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिल रहा। फिर आता है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में उन्होंने पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ्स इंट्रोड्यूस किए फॉर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पोर्ट्स मतलब कि यहाँ से यहाँ तक शिप्स का ट्रैवल करना, और टेलीग्राफ मतलब बातें करना, ऐसा कम्युनिकेशन के उसमें हेल्प करना। तो इतना उन्होंने किया था, पर जो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट था वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था,
और इसमें अब हम आगे पढ़ेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिला। उन लोगों ने जैसे बोलते हैं ना कि हमको बुरा करने के लिए वो खुद अपना बुरा कर बैठते हैं, तो वैसे ही उन्होंने हमको हमको भी कुछ दे दिया, ठीक है। तो वो क्या दिया वो देखते हैं, हमें उन्होंने क्या दिया। तो रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो रीजंस यही थे कि रेलवेज डेवलप बाय द ब्रिटिश। अब रेलवेज जो डेवलप की थी ब्रिटिशर्स ने, वो 3 रीजंस के लिए की थी। वो लिखे टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वास्ट इंडियन टेरिटरी है, तो वो कैसे चल के तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस की कि भाई हम पूरे इंडियन टेरिटरी को देख सके कि कैसे वर्क कर रहा है, हमारे उस पर हमारी उंगलियों पे नाच रहा है कि नहीं नाच रहा। तो फर्स्ट था टू मेक इफेक्ट, देखो फर्स्ट था टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल एंड and administrating the vast Indian railway. Second था to earn profits through foreign trade by linking railways with major ports. मेजर पोर्ट्स, रेलवेज को मेजर पोर्ट से लिंक करके उनको प्रॉफिट हो रहा था, तो वो प्रॉफिट के लिए। तो तीसरा टू मेन इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, तो वो फंड्स इंडिया से ले जा रहे थे। तो बस 3 रीजन यही थे, ठीक है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब पॉजिटिव क्या कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिश रूल का, मैंने बताया था ना कि कुछ अपना बुरा करने, मतलब हमारा बुरा कर चाहे वो उनका बुरा हो जाता है। तो वैसे ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, वो चाह रहे थे कि वो खुद का भला करे, पर उन्होंने थोड़ा सा हमारे को भी दे दिया, हमारा भी कर दिया। वो अननोन थे इस बारे में, ठीक है। तो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, although agriculture productivity was very low during the ब्रिटिश रूल के समय पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत लो था। हमने जैसे अभी देखा कि कुछ स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल में डिक्लाइन थी एग्रीकल्चर की, तो वैसे ही। और ये भी पढ़ा था लैंड सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम। अब करेक्ट करके चलो, जमींदारी सिस्टम कि ये लोग ये ले रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, जो बंजर जमीनें थी जिसमें एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा था, हमारे फार्मर्स ने उसको भी अपने उसमें ले लिया कि लाओ हम मतलब उन दोनों पे इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जो बंजर जमीन थी जिसपे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, उसको भी उन्होंने अच्छा करके उस पर एग्रीकल्चर कर दिया। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन था ना, वो हाई लेवल हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया। यहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ गया, पैसे मिल रहे थे, और पहले तो वो अपना पेट भी पाल रहे थे और वो उनको भी दे रहे थे। पर हाँ, इससे क्या हुआ वो बता देखो। ऑल द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बहुत लो थी। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी was very low during the British rule, but in absolute term there was growth in agriculture. मैंने जैसे बोला कि but in absolute terms मैं बोलूँ तो it was the growth of agriculture sector due to the expansion of aggregate area under cultivation. एक्सपेंशन हो रहा था, जो एरिया थे अंडर कल्टीवेशन उनका एक्सपेंशन हो रहा था, जैसे मैंने अभी बताया कि जो फार्मर्स थे वो और लैंड्स ले ही जा रहे थे कि जिससे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में हम हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कर सकते, जिसमें हमें अच्छा पैसा मिले, हम भी खा सके और उनको भी दे सके, ठीक है। फिर आया अपना बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब उन्होंने वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट तो बनाया हुआ था, तो जो वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट बनाया था, रेलवेज भी जो हमें उन्होंने बनाई हुई थी, तो उसका देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज प्रोवाइडेड चीप एंड रैपिड सिस्टम एंड ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज। हमारे लिए उन्होंने एक न्यू अपॉर्चुनिटीज खोल दी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स थी,
Railways provided cheap और rapid transport system and उन्होंने ओपन कर दी न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ के लिए उन्होंने न्यू अपॉर्चुनिटीज खोल दी। फिर चेक ऑफ फेमाइंस, अब हम चेक भी कर सकते हैं फेमाइंस कि अब उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस की थी इन इंडिया इन 1850। तो अब जो अब हम यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं कि चेक करने के लिए कि वहाँ पे कोई फेमाइंस तो नहीं है, वहाँ पे भुखमरी तो नहीं है। अगर वहाँ पे कोई भुखमरी होगी तो हम वहाँ पे फूड सप्लाई करने जा सके। तो वैसे ही लिखा है, रोड्स एंड रेलवेज वर्क एज अ ग्रेट टेक ऑफ ऑल दी एक्योरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ फेमाइन। जो भी फेमाइंस का इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे हम देख सकते हैं, वहाँ पे हम सप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा सरप्लस में बना होगा वहाँ से हम यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी हमें बहुत अच्छी चीज़ थी। देन उसके बाद आया शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। शिफ्ट कैसे हुआ मॉनेटरी इकोनॉमी में? ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट। अब ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम, मतलब बार्टर सिस्टम से उन्होंने हमें मॉनेटरी सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम ये होता था कि तो बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम ये था कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गेहूँ चाहिए और मेरे पास दो जोड़ी चप्पल है। अब किसी को जो दो जोड़ी चप्पल चाहिए होंगे और मुझे गेहूँ चाहिए होगा, तो मैं उसको दो जोड़ी चप्पल देके मैं गेहूँ ले लूँ। तो दिस वाज बार्टर सिस्टम। तो ये जो बार्टर सिस्टम था, ब्रिटिशर्स ने हमें शिफ्ट कर दिया मॉनेटरी इकोनॉमी में कि भाई अब तुम पैसे दोगे और सामान लोगे, ऐसा, ठीक है? या हम तुम्हें पैसे देंगे, हम सामान लेंगे, ऐसा उन्होंने हमें बिजनेस करना सिखा दिया था। जैसे हमने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ा था ना कि बिजनेस करना सिखा दिया था उन्होंने हमें, तो वैसे ही। फिर हमने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखा, सेटअप देखा। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप में द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन effective administration system which served as reckoner for Indian politicians। वो सर्व करते थे इंडियन पॉलिटिशियंस को कि हाँ वो थोड़ा भला पूछना क्या है। फिर तो दिस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था ब्रिटिशर्स का, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया था उन्होंने। तो वो हमने पढ़ा था ना कि उस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ में पढ़ा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस उन्होंने सेट करके रखा है वो हमारे जो भी हम उनको पैसे देते हैं उससे वो क्या करते थे, उसका मेंटेनेंस उसका सब भरते थे ब्रिटेन में, ठीक है? तो वैसे ही ये था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है? फिर आता है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या स्टेट हुई? स्टेट, हाँ, तो क्या हुआ? क्या स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो क्या क्या हुआ? कॉलोनियल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। वैसे इससे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, पर फिर भी पढ़ लो, मतलब कुछ छोटे मोटे एमसीक्यूज आ सकते हैं। हाँ, तो फिर कॉलोनियल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी और स्टैग्नेंट इकोनॉमी हम अभी 3 में पढ़े। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होता है? इंडिया colonial exploitation has a long spread, ठीक है? तो इंडिया colonial exploitation has a long history, common spread over nearly 200 years। मतलब अगर हम 1757 से देखें जहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1947 तक, मतलब 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया। तो दिस इज कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट एंड फ्यूडल सिस्टम आता है। इसका मतलब है कि जिसका मतलब क्या है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का? जैसे ये फार्मर है और ये जमींदार है, तो ये फार्मर और जमींदार है, तो अब फार्मर के पास तो लैंड नहीं थी, जमींदार के पास थी। तो जो फार्मर था वो जमींदार से लैंड रेंट पे लेता था। क्या लेता था? लैंड रेंट पे लेता था।
पर उनके पास लैंड रेंट पे ले लिया, पर उनके वो उसमें वो फसल उगाने के लिए सीड्स, फर्टिलाइजर्स कुछ नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोन भी जमींदार से ले लिया। ठीक है भाई, लोन भी ले लिए, लैंड भी ले ली रेंट पे। अब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे वो रेंट चुकाते जाते हैं और वो लोन भी धीरे धीरे वो चुकाते जाते हैं। पर इनको एक फ्रीडम थी। क्या फ्रीडम थी? कि कुछ जितना भी इनके पास था वो मार्केट में सेल कर सकते थे। तो कुछ तो फ्रीडम थी, तो दैट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। कुछ फ्रीडम, तो दैट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अगर इनके पास फ्रीडम नहीं होती तो हम इसको बोलते फ्यूडल इकोनॉमी। पर अगर इनके पास फ्रीडम है कि ये मार्केट में जाके सेल कर सके, पैसे ले सके, तो वो होते सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। फिर इसमें था कैपिटलिस्ट, मतलब कैपिटलिस्ट और लेबर्स, दो चीजें थी, कैपिटलिस्ट और फ्यूडल। ठीक है, तो समझ में आया। अब आता है हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मतलब कोई ग्रोथ नहीं, इकोनॉमी में 0% ग्रोथ। एग्रीकल्चर में देख रहे थे ना कि सब डिक्लाइन होता जाता था, तो वो मतलब अगर खराब हो रहा था स्टैग्नेंट था, कोई ग्रोथ नहीं थी, वो खराब था तो मतलब खराब ही था, कोई ग्रोथ नहीं थी उसमें। ठीक है, अब फिर हम पढ़ेंगे कौन सा था वो अपना, अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बैकवर्ड इकोनॉमी। तो बैकवर्ड इकोनॉमी क्या था? बैकवर्ड इकोनॉमी हम इसको बोलते हैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटा इनकम। प्रोडक्शन कम था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड पर कैपिटा इनकम भी लो थी, तो इसको हम बैकवर्ड इकोनॉमी बोलते हैं। डिप्लीटेड इकोनॉमी हम बोलते हैं, जैसे डिप्लीटेड इकोनॉमी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हैवी इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ गई थी, तो वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो कहाँ से, यहाँ से ही सारे वो बनवाते थे, यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज उन्होंने सेटअप करी थी। तो यहाँ से ही इंडस्ट्री जो उन्होंने सेटअप करी थी वहाँ से वो बारूद, गन और यहाँ से ये सब बनवाते थे और वही वॉर पे जाकर उसको यूज करते थे। तो उन्होंने इतनी डिप्लीट कर दी कि अगर आप अभी उसको यूज करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इतनी खराब है। उन्होंने इस स्थिति में उसको छोड़ के गए कि कोई भी यूज नहीं कर सकता। अगर कुछ आप नया, आपको पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे जीरो टू हीरो, आपको पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप हीरो पे आओगे। तो पूरा उन्होंने पूरा डिप्लीट करके गए थे हमारी इकोनॉमी को। एम्प्यूटेड इकोनॉमी मतलब कट। ठीक है, तो एम्प्यूटेड इकोनॉमी मतलब कट। तो कट एम्प्यूटेड इकोनॉमी हमने इसलिए बोला क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो ये सिर्फ इंडिया को नहीं मिली थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल करके गए थे, तो सिर्फ इंडिया को दो इंडिपेंडेंस पार्टीशन पे मिली थी। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तब उसके बाद इंडिपेंडेंस मिली थी। तो दो देश आज़ाद हुए थे, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे और एक ईस्ट पाकिस्तान था जो अभी प्रेजेंट है बांग्लादेश है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट डेट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ले आऊँगी डेट्स अगले लेक्चर में या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ठीक है, बाय, थैंक यू ऑल फॉर टुडे।